अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ एक न्यू शॉर्ट एफएफ प्रोफेसर्स डार्क ऑब्सेशन का फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और ये मेरी खुद की इमेजिनेशन है। मुझे इसके लिए मेरी एक फ्रेंड ने बोला था और इसका नाम भी उसी ने सजेस्ट किया था। सो मैं आपको पहले से बता दूँ कि ये एक शियान वांग एफएफ है और आपने इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि एंड तक सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ज़्यादा लंबी नहीं होगी। जिन लोगों ने सेव मी मॉम और हार्टलेस सुनी होगी उन लोगों को ये ज़रूरी पसंद आएगी, और नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत करना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में स्टोरी के अलावा जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। तो चले हम अपनी इस शॉर्ट सी एफएफ को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें सबसे पहले हमारा मेन लीड यानी कि वी शियान ही नज़र आता है, जो अभी 21 साल का है और वो इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि हॉस्पिटल में ही बैठा हुआ है। उसके सामने एक इंसान जो कितना ज़्यादा बीमार, बेबस और लाचार ही है, एकदम किसी लाश की तरह ही लेटा हुआ था। और वो शियान को उससे कोई भी हमदर्दी नहीं है, कोई भी तो नहीं। और क्यों ही हो, ये इंसान उसकी खुशियों का कातिल है। इस इंसान की वजह से उसने अपनी फैमिली को खो दिया है। उसके दोस्त, उसकी इज्जत, उसकी फैमिली, हर चीज़ तो दूर हो गई थी ना। सिर्फ 3 साल पहले की तो बात है ना। वो कैसे सब भूल सकता है? बिल्कुल नहीं भूल सकता। उसकी ये हालत उसे अपना आप और अपनी सोच बदलने पे मजबूर नहीं कर सकती। वो अब बस वांग जी की तरफ देख रहा था, जो ऐसे ही बेड पे लेटा ही हुआ था। उसके दोनों हाथों पे पट्टियाँ ही तो बंधी थीं और उसने खुद को मारने की तो कोशिश की थी। हाँ, कितने ढीठ हो तुम, मरे भी नहीं। मर जाते तो अच्छा होता ना, जान छूट जाती साहब की तुमसे। लेकिन तुम एक बात याद रखना, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगा। ना आज से 3 साल पहले किया था और ना ही आज करूँगा। तुम एक कातिल हो, तुम रेपिस्ट हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मैं वो 2 महीने कभी नहीं भूल सकता और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगा। समझ गई तुम? दरिंदे कहीं के, आराम से मरो और मैं दुआ करूंगा तुम्हें जहन्नुम में भी जगह ना ही मिले। वो शियान पास गुस्से और नफरत से उसकी तरफ देख के बोल ही रहा था, उसे वापस जाना है, उसे बिल्कुल यहाँ पे नहीं रुकना। उसका कोई लेना देना नहीं है इस इंसान से। और क्यूरियोसिटी के हाथों मजबूर होकर वो उसके पीछे ज़रूर चला गया था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। उसे कुछ सच नहीं जानना और ना ही उससे कुछ पूछना है। वो पास अब मुड़ के जा ही रहा था। उसे यहाँ से जल्दी निकल जाना है, उसे अपने घर जाना है, जहाँ पे सब उसका इंतज़ार ही कर रहे होंगे। वो अभी पास दरवाजे पे ही पहुँचा था कि उस छोटे से बच्चे ने उसका हाथ पकड़ ही लिया था। वो बस उसकी उंगली पकड़ के उसे हिलाए जा रहा था और वो कितना ज़्यादा परेशान था और रो भी तो रहा था। और उस शियान के बढ़ते कदम एकदम जैसे रुक से ही गए थे। उसने उस बच्चे की तरफ देखा था, जो सिर्फ 2 साल का ही तो था, शायद कुछ महीने ऊपर का हो। पापा, वो शायद अपने बाप के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, जो इस वक्त मरने ही वाला था। तुम उसके बेटे हो, वांग जी के बेटे हो तुम। पीछे हो जाओ, मुझसे दूर रहो। उसने जैसे उसे हटाना चाहा था, लेकिन वो बच्चा फिर से उसे पकड़ ही चुका था। उसके एक हाथ में उसका फीडर था और बस वो पापा पापा बोल के रो ही तो रहा था। शायद उसे अभी ज़्यादा बोलना नहीं आता था और वो शियान को एकदम उस पर तरस ही आ गया। तुम्हारा बाप बुरा हुआ है तो क्या, तुम तो अच्छे हो, तुम मासूम हो और मैं कभी मासूमों के साथ बुरा नहीं करता। उसने उस बच्चे को उठा ही लिया था और वो उसे लेके दोबारा से आप बेंच पे बैठ ही चुका था। चलो वेट करते हैं तुम्हारे इस जानवर बाप के उठने का। अगर ये उठ गया तो ठीक, मर गया तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ, तुम मेरे साथ रहना। वो उसे अपनी गोद में बिठा चुका था और उसके बालों में अब प्यार से उंगलियां फेर ही रहा था। डॉक्टर पता नहीं कब भी आएंगे। हाँ, जब भी आए मुझे क्या। वो फिर से बच्चे की तरफ देख के बोल ही रहा था, वैसे तुम्हारी माँ की तरह है। कहाँ है वो? ज़रूर तुम्हारे बाप ने उसे भी मार दिया होगा और पता नहीं कौन ही बात नसीब होगी जिसने इससे शादी कर ली।
ये एकदम जानवर है, भेड़िया है ये जो लोगों को नोच खाता है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे बाप का बदला तुमसे नहीं लूँगा। मैं इतना बुरा थोड़ी हूँ, नहीं हूँ मैं बुरा। उसने उस बच्चे को सीने से लगा लिया था और बच्चा जो आप पास सुकून से ही था, और थोड़ी देर बाद वो सो भी गया था और उशियान पास उसको देख ही रहा था। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना। उसकी माँ ने कितना दर्द सह के उसे पैदा किया होगा, और एक मैं था जिसने अपने बच्चे को अपने हाथों से मार डाला, कितनी बेदर्दी से। अगर वो जिंदा होता तो आज इसके जितना ही होता ना। उशियान को एकदम से जैसे याद ही सताने लगी थी अपने उस बच्चे की, जिसे उसने खुद मारा था अपने हाथों से। वांगजी पास उसे रोक ही रहा था और उसके देखते ही देखते उसने कैसे वो तेज़धार छुरी खुद को मार ही ली थी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 वार ही तो किए थे उसने खुद पे। उसे कुछ नहीं चाहिए था, ना वांगजी, ना उसका टॉक्सिक प्यार, और ना ही उसकी दरिंदगी की कोई निशानी। उसका हाथ फिर से अपने पेट पे ही था और उससे आज भी कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने अपने बच्चे की कब्र खुद अपने अंदर ही बना दी, उसे एक सांस भी नहीं लेने दी इस दुनिया में। मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। शायद तुम कभी मेरी मजबूरी को समझो, मुझे माफ़ कर देना। वो अपने उस बच्चे से बातें कर रहा था जिसे उसने देखा तक नहीं, जिसे पैदा भी नहीं किया था, जिसकी प्रेगनेंसी को सिर्फ 1 महीना हुआ था, और उशियान ने उसे मार ही तो डाला था। वह अब आंखें बंद किए बस उस बेंच पे लेट ही चुका था। उसने दीवार से सर लगा लिया था और बच्चा जो कि उसकी गोद में सो ही चुका था। उसकी सारी पास्ट की लाइफ तो जैसे उसके सामने घूम ही रही थी। सब कुछ ऐसे ही क्लियर था जैसे अभी कल की बात हो। वो शान अपने बड़े से घर में बस यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था। वो अपने घर का इकलौता बेटा था और उसे इस बात का हद से ज़्यादा ही एहसास दिलाया जाता था। वो इकलौता है और उसे हर चीज़ को संभालना ही है। ऐसा नहीं था कि उसके बाप की और कोई औलाद नहीं थी, उसकी 2 छोटी बहनें भी तो थीं, जो दोनों ट्विन्स ही थीं। लेकिन पापा, दादू, मामा, हर कोई तो उसे बस यही याद दिलाता था कि सब उसे ही संभालना है। वो उनके बिजनेस का, उनकी फैमिली का पास इकलौता वारिस है, उनकी प्रॉपर्टी का और कोई हकदार नहीं है। और कभी कभी उसे ये सब अजीब भी लगता था। उनकी इतनी ज़्यादा टिपिकल और इतनी ज़्यादा नैरो माइंडेड सोच को लेके वो कभी परेशान होता ही था, लेकिन उसे ये रॉयल ट्रीटमेंट भी अच्छा ही लगता था जो उसकी फैमिली उसे देती थी। और अब भी तो उसका मूड इसी बात पे ऑफ हो चुका था। पापा जो उसके सर पे बामी फोड़ के जा चुके थे। 2 दिन बाद उसका 18th बर्थडे था और पापा ने क्या ही काट डाला था। अरे उसके दोस्तों को तो बुलाया बुलाया, लेकिन साथ में उसके नए कॉलेज के सारे प्रिंसिपल समेत टीचर्स को भी बुला लिया था। पापा ये क्या बात हुई, मैं क्या एंजॉय नहीं करूँगा? मैं अपने टीचर्स के सामने एक अच्छा स्टूडेंट बन के रहूँगा या मैं अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय करूँगा? उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आया था। तुम जो मर्ज़ी करना, लेकिन टीचर्स को बुलाना तो ज़रूरी है ना। और तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे पापा का इतना बड़ा नाम है वो डूब जाए, खराब हो जाए? मैं कितने सारे कॉलेजेस और कितने सारे स्कूल्स का ट्रस्टी हूँ, और मैं ऐसे उन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे सबको बुलाना ही होगा। समझ गए तुम? मैं जा रहा हूँ और अब मुझे कोई भी तुमसे मज़ीद फ़िज़ूल बात ना करनी है और ना ही सुननी है। पापा जो पास अपनी बोल के जा ही चुके थे, वो ऐसे ही थे। उनके पास ज़्यादा कोई भी टाइम नहीं होता था अपनी फैमिली के लिए। उनकी लाइफ बस उनका बिज़नेस, उनकी पार्टीज़ में ही थी। और बाकी मामा, वो भी तो बस ऐसे ही थी ना। उन्होंने उन तीनों बहन भाइयों को बस पैदा कर दिया था, बस यही उनका एहसान था। उनकी बाकी लाइफ तो पार्टीज़ में गुजरती थी, यहाँ पे शॉपिंग करते हुए, और उनको कोई भी कंसर्न नहीं था। जब अंधा पैसा हो तो वो लुटाया भी तो अंधा तो नहीं जाता है ना। और मामा की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें इतनी अच्छी फैमिली मिली थी। उसकी छोटी बहनों को नैनी जी संभालती थी और ख़ुद वो, उसको तो क्या ही ज़रूरत थी किसी चीज़ की। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और हर चीज़ में हद से ज़्यादा ही अच्छा था। उसको किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं थी।
उसके दादू जो के गांव में ही रहते थे कभी कभार ही आते थे और अच्छा खासा उसे लेक्चर दिया ही करते थे। और अब तो उसे अपनी जिम्मेदारियों के इतने ज़्यादा सबक याद हो चुके थे कि बिना रिवाइज किए भी वो सबको सुना ही सकता था कि एक अच्छे बेटे की क्या ही ड्यूटीज़ होती हैं, क्या ही जिम्मेदारियां होती हैं और उसे क्या ही करना चाहिए। खैर कोई नहीं, सब सही हो ही जाएगा। वो बैठ गया था और फिर अपने दोस्तों को कॉल भी कर रहा था और उनसे पूछने ही वाला था कि वो उसे क्या गिफ्ट देने वाले थे उसकी बर्थडे पे। फाइनली आज उसका बर्थडे आ ही चुका था और सब लोग ही तो वहाँ पे थे। सब उससे मिल रहे थे, उसे ग्रीट कर रहे थे और वो शियान हाथ से ज़्यादा ही खुश था। पापा मैं केक काटूं क्या? उसने जैसे पापा से परमिशन ही ली थी। काट लेंगे शियान, लेकिन अभी रुक जाओ ना, किसी और को तो आने दो। कौन है जो अभी रह गया है? सभी तो आ चुके हैं ना। तुम्हारे एक टीचर, वो रह गया है ना। कौन से टीचर? सभी हैं यहाँ पे, मुझे याद है सबको बुलाया था और सभी आ चुके हैं और प्रिंसिपल सर भी तो हैं ना। नहीं, वो नहीं आए ना अभी तक, जो तुम्हारे नए टीचर हैं। पापा ने उसे फिर से याद करवाया था और फिर वो चुप करके रह गया था। और थोड़ी देर के बाद ही सर्वांशी तो आ ही चुके थे और वो उसे हाथ से ज़्यादा अजीब से ही लगते थे, पता नहीं क्यों ही। हैप्पी बर्थडे शियान। उन्होंने वो बुके उसके आगे किया था और उसने बस थोड़ा सा स्माइल करके ले लिया था। थैंक यू सर। वो बस इतना ही बोला था और उसे पता नहीं क्यों ही इस नए आने वाले टीचर से डर ही लगता था। वो एक हफ्ता पहले ही तो आए थे, लेकिन शयान को जैसे वो हाथ से ज़्यादा ही बुरे लगते थे। बाकी सब उनकी कितनी ज़्यादा तारीफ़ करते थे। उसकी क्लास की लड़कियां और लड़के तो उनके पीछे जैसे पागल ही थे। उनकी ब्यूटी, उनका ऐसे सबके साथ अच्छे से बात करना। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा किसी से फ्री नहीं होते थे और लड़कियों की तो वो हाथ से ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन फिर भी शियान को तो वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते थे। बैठिए ना सर। उसने उन्हें बिठा ही दिया था और फिर वो दोबारा से आ ही चुका था केक के पास। पापा अब मैं केक काटूं क्या? हाँ बिल्कुल। पापा की इजाज़त मिल चुकी थी और फिर उसने केक काटा ही था। फाइनली अब वो एडल्ट हो चुका था ऑफिशियली। वो एक जवान लड़का था और जो चाहे कर सकता था। उसने अपने सब दोस्तों के साथ मिलकर शैंपेन भी तो खोली थी और पापा ने उसे थोड़ा घूर के ही देखा था। क्या पापा, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं? हाँ, जो मर्ज़ी है करो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। और मैं जा रहा हूँ, मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर्स आए हुए हैं, मुझे उनसे बात करनी है। अपने टीचर्स का भी ख्याल रखना तुम सब लोग। हाँ, चलता हूँ। पापा चले गए थे और उन्होंने केक भी तो नहीं खाया था और मामा, वो तो पहले ही अपनी फ्रेंड्स के साथ बिजी थी। उसकी दोनों छोटी बहनें वो तो कब की सो भी गई थी और शियान बस अपने दोस्तों के ही साथ था। उसने एक अच्छा स्टूडेंट होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया था और अपने सारे टीचर्स को ही तो केक दिया था और साथ में वो उन्हें डिनर भी तो करवा ही रहा था। वो हर एक को हर चीज़ ही तो सर्व कर रहा था, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। और सारे टीचर्स कितने ज़्यादा ही उसकी तरफ पास प्राउडली देख रहे थे। ये उनका नया स्टूडेंट था जो अभी कुछ टाइम पहले कॉलेज में आया था, लेकिन वो इतना अमीर होने के बावजूद हाथ से ज़्यादा ही अच्छा था। वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था और बहुत ज़्यादा मैनर्स भी थे उसमें। वो ऐसे ही घूमता घूमता एकदम से वांगजी के सामने ही आके खड़ा हो गया था। सर आपने डिनर किया ना? वो डरते डरते ही उसकी तरफ देख के पूछ रहा था। हाँ, कर लिया, काफ़ी अच्छा था। थैंक यू सर। मैं अब चलता हूँ भी, मुझे लेट हो रहा है, मेरा कोई वेट कर रहा है घर पे। कौन? कौन वेट कर रहा है? मेरी सिस्टर है, मेरी ट्विन सिस्टर। ओह वाह, ट्विन यानी कि वो सेम टू सेम आप जैसी लगती होगी, यानी कि आपका फीमेल वर्जन। वो एकदम से जैसे स्माइल करके बोला था और वांगजी ने उसे घूर के देखा। आई एम सॉरी। हाँ मेरे जैसी है, बिल्कुल मेरे जैसी, बस वो लड़की है और मैं लड़का। ओह अच्छा, कहाँ रहते हैं सर आपने कभी बताया ही नहीं। मैं यहाँ पास में,
वो सामने अपार्टमेंट देख रहे हो तुम, वहाँ पे रहता हूँ मैं। वो? लेकिन वो तो क्या वो तो बिल्कुल हमारे सामने, और मैंने तो कभी आपको देखा नहीं वहाँ से आते जाते हुए। मैं 1 वीक पहले ही आया हूँ ना। और वैसे भी तुम्हारे पास कहाँ ही टाइम होगा, तुम देखो कौन आया और कौन नहीं। बिजी जो रहते हो तुम, क्यों ही देखोगे किसी की तरफ। वांगजी जो के नज़रें चुरा के बोल रहा था और वी को कुछ भी नहीं समझ आई। अच्छा, सही है, मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक्स अगेन सर। उसने बस उसका हाथ ही छुआ था और वीन को जैसे उसका हाथ कितना ज़्यादा ही गर्म लग रहा था और एकदम सॉफ्ट सा ना, कितना ज़्यादा अच्छा था वो। उसका टच जैसे वी को एकदम से किसी और ही दुनिया में ले जाने वाला था। मैं चलता हूँ। वांगजी ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया था और वो जा ही रहा था और वी बस उसको जाते हुए देख ही रहा था। वो कितना अजीब सा ही था ना। वो उससे 10 साल या 11 साल ही बड़ा होगा, वी को इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वो कितना ज़्यादा क्यूट था और सब लोग ही तो उसकी ब्यूटी की तारीफ़ करते थे। उसकी क्लास के लड़के तो यहाँ तक कहते थे कि अगर सर वांगजी कोई लड़की होते तो कितने ज़्यादा ही खूबसूरत होते, और वो बिल्कुल भी एज को बीच में नहीं लाते। लेकिन अब क्या ही हो सकता था, वो लड़की थोड़ी थे, वो तो लड़का थे और उनसे 10 साल बड़ा ही, जो हाथ से ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। वैसे चाहे जितने भी अच्छे हों, लेकिन पढ़ाई के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे वो। और सबसे अजीब बात तो उनकी ड्रेसिंग थी, जो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई भी नहीं थी और कैसे एकदम से खुद को कवर ही रखते थे। उनकी शर्ट जो कि कितनी ज़्यादा लूज़ होती थी, उसके ऊपर एक और कोट और उसके ऊपर एक और लॉन्ग कोट। पता नहीं इनको इतनी ज़्यादा सर्दी क्यों ही लगती होगी। खैर, मुझे क्या। वे वापस से अब अपने दोस्तों के साथ बिज़ी हो चुका था और फिर पापा वापस आ ही गए थे। वो अपने साथ किसी अंकल को भी तो लाए थे ना। शियान, इधर आओ। ये हैं मेरे फ्रेंड, मेरे कॉलेज के दोस्त मिस्टर लहन चिरैन, इनसे मिलो। हेलो अंकल। उसने जैसे उनके आगे हाथ बढ़ाया था और उन्होंने पकड़ भी लिया था, और उनका टच उससे फिर से जैसे अजीब सा ही लग रहा था। पहले वांगजी का टच था जो उसे अजीब लगा था, और आप इन अंकल का। ओह कॉन्ग्रेट्स बेटा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच अंकल। जैसे वांगजी ने उससे हाथ छुड़ाया था, वो वैसे ही अंकल से अपना हाथ छुड़ा ही चुका था। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और ये यहाँ पर आए हुए हैं ना अपने बिज़नेस के सिलसिले में, तो मैंने इनको भी बुला लिया। मैंने सोचा चलो शियान से भी मिल लेंगे, और वैसे भी आगे चल के तो मेरे शियान ने सब कुछ हैंडल करना है ना। मेरा बेटा जो है, वो उसकी तरफ देख के प्राउडली बोल रहे थे, और शियान बस स्माइल करके ही रह गया था। पापा और उनकी टिपिकल सोच, वो कभी भी बदल नहीं सकता। बिल्कुल, मेरा भतीजा भी एक ही था, और हम भी चाहते थे कि वो हमारा बिज़नेस संभाले, लेकिन वो कमीना, वो जलील कुछ और ही निकला। वो कैसे किसी का जिक्र कर रहे थे और वी को कुछ भी समझ नहीं आई। क्या हुआ अंकल आपके भतीजे को? वो एकदम साइको था। तुम नहीं समझते वो कितना ज़्यादा बुरा लड़का था। मेरे भाई को कितनी ज़्यादा उम्मीदें थी उससे, लेकिन उसने क्या ही किया। उसको हमारे बिज़नेस के अलावा हर चीज़ में इंटरेस्ट था। दफ़ा हो गया, कहीं भाग गया वो। ओह, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। हाँ, बुरा तो हुआ, लेकिन वो है ही ऐसा। वो किसी के साथ अच्छा रह ही नहीं सकता, ना उसे कुछ अच्छा लगता है। पता नहीं क्या होगा मेरे भाई का। लेकिन तुम वैसे मत बनना जैसे वो है। ज़रूर अंकल। वो अब चुप कर गया था और अंकल और पापा फिर से ही बातों में लग गए थे। वी को कुछ समझ आया था और कुछ नहीं। हाँ, अंकल का भतीजा तो थोड़ा साइको था, जो अपने पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता था, तो यहाँ पे उसका जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा खासा वी का मूड ही ख़राब कर दिया। खैर, ये सब भी तो हो ही चुका था। अगली सुबह वो फिर से रेडी था अपने कॉलेज जाने के लिए, और उसे पता था आज उसकी आधी से ज़्यादा क्लास तो एब्सेंट ही होने वाली है।
और ऊपर से सर वांगजी का वो टेस्ट, ओ नो, वो केमिस्ट्री का टेस्ट वो कैसे मिस कर सकते थे। लेकिन अब जो होगा देखा ही जाएगा। वो अपनी गाड़ी में कॉलेज आ चुका था। हल्की हल्की धुंध थी और सर्दियाँ ही थी ना, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि सर वांगजी की तरह सब इतने इतने बड़े कोट पहन के घूम रहे हों। उसे पास गेट पारी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड मिल चुकी थी, शिजी। ओह, तो तुम आ गई। मुझे लगा तुम बस अपने घर में टून पड़ी होगी। उसने उसकी तरफ देख के स्माइल किया था और उसे हाथ भी मिलाया था। हाँ, आना तो था ना। अगर नहीं आती तो अपने हैंडसम को कैसे देखती। ओह, मुझे कह रही हो क्या? ओह, तुम्हें कौन बोल रहा है? मैं तो सर की बात कर रही हूँ। हे, बकवास बंद करो। जानती हो ना टीचर कौन होते हैं? वो हमारे माँ बाप के जैसे होते हैं। वो कोई भी मेरे बाप जैसे नहीं है, समझ आई? और माँ जैसे वो क्यों ही होंगे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शिजी ने एकदम से उसे धक्का ही दिया था और श्यान ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। अकेले दफ़ा नहीं हूँगा, तो मैं साथ लेके ही हूँगा। वो दोनों जैसे एक साथ ही अब नीचे गिरने ही वाले थे कि वांगजी ने उन दोनों को पकड़ ही लिया। श्यान तो सीधा उसके ऊपर गिरा था और शिजी का हाथ जो उसके दूसरे हाथ में ही था, और वांगजी कैसे ही दोनों को अब खा जाने वाली नज़रों से देख ही रहा था। ये कॉलेज है या कुछ और? तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है? कैसे कॉलेज में रहना है और कैसे नहीं? पढ़ने आते हो या यहाँ पर ये सब करने आते हो? उसने एकदम से जैसे दोनों का हाथ पकड़ के कितनी ज़ोर से अलग ही कर दिया था, और शियान को जैसे एकदम से हाथ में दर्द ही हुआ। सर, वो मेरे पास फ्रेंड है। क्या फ्रेंड है? ये सब फ्रेंडशिप से शुरू होता है, और तुम लोग यहाँ पे पढ़ने आते हो तो वही करो। तुम लोगों के पेरेंट्स हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके तुम्हें यहाँ पे भेजते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे आके कुल चले उड़ाओ। समझ गए? पढ़ने आए हो, पढ़ो। काम करने आए हो, काम करो। पढ़ो लिखो और अपने माँ बाप का नाम आगे बढ़ाओ। आइंदा से मैं बिल्कुल नहीं देखूं किसी लड़के को किसी लड़की के इस तरह से क्लोज होते हुए। नहीं तो वो लास्ट डे होगा उसका यहाँ पे इस कॉलेज में। समझ गए तुम? वो आप शियान को देख के फिर से डांट के बोला था, और शियान बस देख ही रहा था सर का ऐसे ओवर रिएक्ट कर जाना। क्लास में चलो, मैं भी आ रहा हूँ और मुझे टेस्ट लेना है। समझ गए तुम? और आज टेस्ट थोड़ा जल्दी स्टार्ट होने वाला है। पहला लेक्चर मेरा ही है ना? जी सर। उसने जैसे जल्दी से सर झुका के बोला था, और वांगजी जो आगे ही बाहर गया था उसने फिर से उसे पीछे मुड़ के देखा था और अपनी ग्लासेस को सेट भी किया था। और याद रखना, तुम पर मेरी खास नज़र है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा हो। सर पास भी करें। उसने जैसे मुंह में भी बड़बड़ाया था, लेकिन वांगजी चला ही गया था। देखा तुमने? इनके ख्वाब देख रही थी तुम? हाँ, हैंडसम है। देख लिया? हैंडसम नहीं, जंगली है वो। चलो यहाँ से। वो फिर से उसका हाथ पकड़ के अब क्लास में आ ही चुका था, और वांगजी उसको आने में अभी थोड़ा टाइम ही था, और एज एक्सपेक्टेड उनकी आधी से ज़्यादा क्लास तो गायब ही थी। वांगजी क्लास में आया था और ऐसे सारी क्लास को गायब देख के उसका दिमाग और ही ज़्यादा घूम चुका था। तुम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस हो चुके हो, और ये सब इसकी वजह से हुआ है। वो वी की तरफ देख के बोल रहे थे। सर, मेरे घर में पार्टी थी और मैंने ये नहीं बोला कि वो सारी रात सोते रहें। वो खुद ही नहीं आए। मेरे आगे ज़ुबान मत चलाया करो, मैंने कितनी दफ़ा बोला है तुम्हें। वो शियान को फिर से डांट पड़ ही चुकी थी, और अब वो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। वो आराम से बैठ गया था और फिर उनका टेस्ट स्टार्ट हो ही चुका था, लेकिन उसे कोई भी पेपर नहीं मिला। सर, मेरा टेस्ट नहीं लेंगे आप? नहीं, तुम बाद में दोगे। मेरी तबीयत ज़रा सही नहीं, तो मैं बस चेयर पे बैठूंगा और तुम क्लास को ज़रा देख लोगे ना? सी आर ओ ना? जी सर, ज़रूर। वो खड़ा हो गया था, और वांगजी जो आप उसे ऑब्ज़र्व ही कर रहा था, और वो शान जो के पूरे क्लासरूम में यहाँ से वहाँ बस बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रहा था, और वांगजी उसको। और ऐसे उसके सारे पीरियड तो गुजर ही चुके थे, और अब तो छुट्टी का टाइम भी होने वाला था, लेकिन वांगजी ने उसका टेस्ट नहीं लिया था। मौसम जो सही होने की बजाय और ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, और धुंध जो काम नहीं हुई थी वो और ही ज़्यादा हो गई थी, और अब तो उसमें नमी भी आ चुकी थी, और अब तो उशियान को भी ठंड ही लग रही थी। सर, मेरा टेस्ट? हाँ, बोला ना, ले लेता हूँ।
यहाँ पे 2 चेयर्स लेकर आओगे तुम? उसने ग्राउंड में खड़े खड़े बोला था और वुशियान पास उसका मुंह ही देखने लगा। ग्राउंड में सर? इतनी सर्दी में? हाँ तो तुम्हें तो सर्दी नहीं लगती, मुझे लगती है, और मैंने तो खुद को कवर कर रखा है ना। तुम क्या बोलते हो? सर को शायद कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है। तो बस ठीक है ना, जब तुम्हें नहीं लगती तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, और मैं किसी क्लासरूम में या किसी ऑफिस में बैठ के तुम्हारा टेस्ट नहीं ले सकता। तुम क्या चाहते हो? सब क्या सोचे कि मैं तुम्हें फेवर कर रहा हूँ, तुम्हें चीटिंग करवा रहा हूँ? नो बेबी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तुम यहाँ पे 2 चेयर्स लेकर आओगे, मेरे पास बैठ के मेरे सामने टेस्ट दोगे। आई होप समझ गए होगे तुम। ओके सर। वो अब 2 चेयर्स दे ही आया था और फिर उसने वहाँ पे ग्राउंड में सबके बीच में बैठ के टेस्ट दिया था ना। आधे से ज़्यादा बच्चे तो जा ही चुके थे और बस कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट ही तो रह गए थे। उसका टेस्ट हो ही चुका था और हाँ, वो उठ के जाने लगा। वो वांजी जो के पास बुरे बुरे से मुंह ही बना रहा था उसकी तरफ देख के। क्या हुआ सर? आपकी तबीयत तो सही है? उसे एकदम से उसकी फिक्र ही हुई थी। नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है। वांगजी का फेस जो कैसे पीले ही पड़ रहा था, जैसे वो कितना ही ज़्यादा बीमार हो। वो शियान ने आगे बढ़ के उसका हाथ चेक किया था और वो उसे गर्म ही लग रहा था। सर, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ क्या? उसने फिर से उसके करीब होकर पूछा था और वांगजी ने उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में कितना सारा दर्द था, जैसे वो बर्दाश्त ही कर रहा हो किसी चीज़ को। हाँ प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँगा तुम्हारा, उसने बोला था और वो शियान फील कर ही रहा था उसकी आंखों में छुपे हुए आंसुओं को। इट्स ओके सर, थैंक्स किस बात का, चले मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ के उसे उठा ही चुका था और अभी वो गेट पे ही पहुंचे थे जब उसने शिजी को रोते हुए देखा था। क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? वो उसकी तरफ देख के पूछ रहा था और वांगजी जो उन दोनों को फिर से ही देख रहा था। उन लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाया। किन लड़कों ने? बताओ मुझे, तुम क्या हुआ तुम्हें? इसकी वजह से वो उसे अपनी स्कर्ट दिखा रही थी और वो शियान ने एक तरफ मुंह ही फेर लिया था। वो शायद अपने पीरियड्स में थी और किसी ने जानबूझ के उसके ऊपर इंकी डाल दी थी और अब वो उसका मजाक ही बना रहे थे। और वांगजी, उसका फेस कैसे एकदम से रेड ही हो गया था। वो जल्दी से शिजी के करीब ही हुआ था और वो उसकी तरफ पास डाल के देख रही थी। सारा, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मुझे डांटिएगा नहीं। वांगजी ने पास शिजी को हाथ काट लिया था और फिर वो शियान का यूनिफॉर्म वाला कोट भी उतरवा ही लिया था। वो अब उसे वो पहना चुका था और अपना स्कार्फ वो भी तो उसे दे ही चुका था। तुम बस आराम से घर जाओ, मैं इन सबको देख लूँगा। उसने जैसे उन लड़कों को एकदम से पकड़ लिया था और कितने सारे थप्पड़ थे जो कि उनके मुंह पर मार ही डाले थे। अगर किसी लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो घर बैठो। क्या तुम्हारी माँ बहन के साथ ये सब नहीं होता? कितने ज़्यादा बेगैरत और शेमलेस हो चुके हो तुम। हाँ, ये पढ़ने आते हो तुम, ये करने आते हो तुम। मैं टांगे तोड़ के रख दूंगा अगर आइंदा से किसी लड़की के साथ तुमने ऐसे मिसबिहेव किया हो तो। वांगजी पास ऐसे ही उनको डांट रहा था और उसने उन्हें मारा भी तो था और वो शियान पास चुपचाप खड़ा देख ही रहा था। वहाँ पे और टीचर्स भी तो आए गए थे और उन सब लड़कों की अच्छी खासी हो ही चुकी थी और वो शियान पास वांगजी की बातें ही सुन रहा था। वो जितना बुरा नज़र आता है उतना है नहीं, या शायद वो जितना अच्छा नज़र आता है उतना अच्छा नहीं है। वो बात सोच ही रहा था। आखिरकार वांगजी का कौन सा ही रूप असल था, जो उसके सामने था या बाकी सब के।